हाय स्टूडेंट, ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल का घनत्व अर्थात डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या फिर बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल अर्थात क्रिस्टल का घनत्व। अब यहाँ पे हम यूनिट सेल का घनत्व इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो यूनिट सेल होता है अर्थात इकाई सेल, वह क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल का एक रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा होता है। अर्थात कोई भी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी क्रिस्टल का। तो हम किसी यूनिट सेल का यदि घनत्व या फिर जिसको कहा जाता है डेंसिटी, ये पता कर लेते हैं, तब हमको किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी पता चल जाता है। तो हम डेंसिटी को कैसे पता करें इस तरीके को सीखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना सीखेंगे। इसके अलावा यह वीडियो हमारा 2 पार्ट में बनेगा। पहले पार्ट में हम डेंसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे और दूसरे पार्ट में किसी भी क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे, अर्थात समन्वय संख्या एक नए तरीके से, और साथ में एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच का जो दूरी होता है उसके आधार पे हम क्वेश्चन करना सीखेंगे कि उनके बीच का दूरी यदि हमको पता है तो त्रिज्या क्या हो गया, फिर त्रिज्या पता है तो हमको जो दूरी अर्थात जिसको हम एज लेंथ बोलते हैं या फिर कोर की लंबाई कहते हैं वो क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल का घनत्व अर्थात डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या फिर यूनिट सेल का घनत्व। और हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है अर्थात जिसको हम घनत्व भी कहते हैं, डेंसिटी या फिर बोल सकते हैं घनत्व, इसका सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, इसका अर्थ है द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहा जाता है और ये होता है वॉल्यूम अर्थात मास बाई वॉल्यूम। अब इसी को यदि हम शॉर्ट में देखें तो मास को हमेशा W से रिप्रेजेंट करते हैं। W अर्थात ये वेट के लिए लिया जाता है, वेट अर्थात वजन, जो मास रहेगा उसका वजन होगा और वजन को वेट मतलब WEIGST, इसलिए हम जो द्रव्यमान रहता है उसको हमेशा W से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वॉल्यूम अर्थात आयतन है उसको V से। चूँकि हम किसका क्रिस्टल का घनत्व निकाल रहे हैं और क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो सबसे छोटा हिस्सा होता है यूनिट सेल या इकाई सेल जिसको कहा जाता है। तो हम किसी एक यूनिट सेल का यदि घनत्व का अर्थ ये समझिए कि कोई भी जो पदार्थ है उसका वजन हो और साथ में वो जगह घेरे, तब हम उसको बोलेंगे किसी पदार्थ का घनत्व, अर्थात कितना अधिक वो घना है। घनत्व का अर्थ ये है अर्थात पदार्थ कितना अधिक पास में है क्या, और कितना घना है और कितना जगह वो घेर रहा है। तो ये सारा चीज़ हमको घनत्व के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि जो यूनिट सेल होता है वो किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा हिस्सा होता है, इसलिए मैं लिखूँगा इसी सूत्र को मॉडिफाई करके W यूनिट सेल अर्थात यूनिट सेल का द्रव्यमान या यूनिट सेल की मात्रा बटा यूनिट सेल का क्या हो गया, आयतन। इस तरीके से इसी सूत्र को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो यूनिट सेल का द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान निर्भर करता है यूनिट सेल के जो कोर की लंबाई होती है, जिसको हम एज लेंथ कहते हैं। कहने का अर्थ है कि ये यदि मैं मान लो एक यूनिट सेल ले लेता हूँ, कोई भी टाइप का हो सकता है, घनी प्रकार का हमारा है, और घनी में हमने 3 प्रकार का पढ़ा है, SCC, BCC और FCC। SCC मतलब सरल घनी, BCC मतलब अंतः केंद्रित और FCC मतलब फलक केंद्रित घनी सेल। तो ये कोई भी टाइप का जो घनी सेल है वो है, तो इसमें ये जो कोर का लंबाई है ये यदि हम पता कर लें और साथ में ये जो परमाणु होते हैं इनको यदि हम पता कर लेते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, हमको पता चल जाएगा इसका वजन अर्थात वेट, और साथ में आयतन भी पता चल जाएगा। आयतन पता चलेगा इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब जो W है अर्थात इसका वजन, वो कैसे पता करेंगे, तो वजन पता करने के लिए हमको इसमें टोटल जितने परमाणु हैं उनकी संख्या अर्थात इस सूत्र में Z अर्थात इफेक्टिव एटम अर्थात प्रभावी परमाणु, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट करना सीखा था, उसके साथ मैं क्या करूँगा, गुणा कर दूँगा M का अर्थ होता है मास, और किसका मास, ये होगा किसी भी एक एटम का अर्थात ये जो यूनिट सेल है इसमें का, अर्थात यहाँ पे M का अर्थ क्या है, M का अर्थ होता है एक परमाणु का द्रव्यमान अर्थात एक एटम का द्रव्यमान। एक एटम का द्रव्यमान किसमें का एक एटम, ये जो यूनिट सेल है इसमें के किसी एक एटम का द्रव्यमान। और ये Z क्यों ले रहे हैं, Z हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा यूनिट सेल होता है इसमें जितने परमाणु होते हैं वो सबका किसी का आधा हिस्सा, किसी का 1/4 हिस्सा, किसी का 1/2 हिस्सा, इस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहता है या फिर बोल सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन रहता है इस अकेले यूनिट सेल में। अर्थात जैसे 8 कोने पे दिख रहे हैं परमाणु, तो 8 पूरा 8 परमाणु इस यूनिट सेल के हिस्से में नहीं आता, चूँकि बहुत सारे यूनिट सेल इससे जुड़े होते हैं अर्थात इकाई सेल, तो इसका छोटा छोटा हिस्सा ही इसको मिलता है कुल मिलाकर। इसलिए हम Z को गुणा कर रहे हैं ताकि Z के माध्यम से हमको किसी यूनिट सेल में कितने परमाणु रहेंगे वो एग्जैक्ट पता चल सके और साथ में उसका हमको वजन भी पता चल सके, इसलिए हम M का गुणा कर रहे हैं। अब नीचे देखिए जो आयतन है, आयतन होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। और जो हम यहाँ पे आयतन लेते हैं किसका, क्यूब का अर्थात घन का। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, और चूँकि जो क्यूब होते हैं उनके सारे दूरी एक बराबर होते हैं, अर्थात कोर की लंबाई A बराबर B बराबर C रहता है, जिसको हमने ब्रेविस लेटिस वाले में पढ़ा था या 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ा था। तो ये चूँकि बराबर है तो मैं इसको चूँकि सब बराबर है तो सभी वास्तव में क्या है, एक ही तरह है, अर्थात A बराबर B है और A बराबर C है, अर्थात तीनों क्या है, A के पूरे बराबर हैं। इनके भी बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सूत्र बनाने के लिए सिर्फ A के बराबर लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आयतन है, आयतन मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात ब्रेथ गुणित हाइट अर्थात ऊंचाई।
लंबाई चौड़ाई को ब्रेथ बोल जाता है, और एच मतलब हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों चूंकि बराबर होते हैं इसलिए तीनों में 1 का गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए हमको ये सूत्र मॉडिफाई होकर क्या आ गया, जेड इंटू स्मॉल एम बटा A3। अब ये जो m है वो तो एक परमाणु का द्रव्यमान है, लेकिन हमारे पास ये जो एक यूनिट सेल है इसमें तो ढेर सारे परमाणु हैं, और यदि मैं क्रिस्टल की बात करूं तो उसमें और लाखों की संख्या में परमाणु हो सकते हैं, क्योंकि किसी क्रिस्टल में यूनिट सेल की संख्या भी बहुत सारी हो सकती है। अब क्रिस्टल कितना बड़ा रहेगा वो किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है। तो हम ये जो m होता है मान, इसको कैसे पता करेंगे, तो हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, याद करिए कक्षा 11वीं में। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कोई भी चीज़ को नंबर के रूप में दर्शाना। अब देखिए 1 मोल जो होता है, 1 मोल, इसका अर्थ होता है Na परमाणु, Na अर्थात एवोगैड्रो, Na परमाणु, या इसी को Na को N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और Na का अर्थ क्या होता है 6.022 × 10⁻23 कण, अर्थात 1 मोल यदि मैं लूँ परमाणु, 1 मोल अर्थात कोई भी जो हमारा क्रिस्टल रहेगा उसमें का टोटल जितने परमाणु हो सबको मैं 1 मोल मान रहा हूँ। 1 मोल मतलब इतना बड़ा डिजिट जिसको मैं Na परमाणु बोल रहा हूँ। अर्थात Na परमाणु जो होते हैं उनका टोटल वजन होता है m ग्राम। m अर्थात m को कहा जाता है यहाँ पे मोलर द्रव्यमान, क्योंकि जो मोल शब्द होता है उसके लिए हम मोलर द्रव्यमान उपयोग करते हैं। तो ये m यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। कहने का अर्थ है कि Na जो परमाणु है इसका वजन, Na मतलब इतने सारे परमाणु का वजन होता है m ग्राम, या सिर्फ m भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोलर का हमेशा जो यूनिट होता है वो ग्राम में ही रहता है या फिर किलोग्राम में हो सकता है। तो मैं यदि एक परमाणु बोलूँ, एक परमाणु, तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान रहेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल m से। इसका मान क्या हो जाएगा, इसको मैं ऊपर रखूँगा, और ये जो Na है इसको मैं क्या कर दूँगा, नीचे कर दूँगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो Na है इसको किसी किसी बुक में N0 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो हम एक परमाणु का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात Na परमाणु का वजन m ग्राम, तो एक परमाणु का वजन हो जाएगा m बटा Na। कहने का अर्थ है कि जो एक परमाणु होता है m, जिसको हम एक परमाणु का द्रव्यमान बोल रहे हैं, वास्तव में वो द्रव्यमान इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मोलर मास के फॉर्म में, मोलर मास बटा उसमें एवोगैड्रो की संख्या के साथ। तो हम इस m की जगह इसको रिप्लेस कर रहे हैं, अर्थात इसके जगह। तो हमारा सूत्र कैसे लिखेगा, Z इंटू m अपान Na बटा A3। इसको सरलीकरण कर दें तो क्या हो जाएगा, Z इंटू m अपान A3, और ये हो जाएगा Na। और ये क्या आएगा, घनत्व, घनत्व को D से या फिर इस तरीके से रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे D से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये आपने सीख लिया होगा कैसे निकालना है। तो इतना बड़ा डेरिवेशन तो आपको ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, लेकिन सीखें यदि आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसे JEE या नीट का, तब के लिए यहाँ पे आपको इस सूत्र को याद रखना है। सूत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब D का अर्थ यहाँ डेंसिटी है, Z का अर्थ यहाँ पे क्या है, ये मैं इनको बारी बारी से बताते चलता हूँ। अब देखिए इस सूत्र में जो Z है, इस Z का अर्थ होगा SCC, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं, इस Z का अर्थ होगा SCC के लिए 1, जो कि हम निकालना सीख चुके हैं पहले। BCC आता है अर्थात बॉडी सेंटर वाला, उसके लिए 2, और FCC के लिए 4। कहने का अर्थ है कि कोई आंकिक प्रश्न आएगा तो ये स्पष्ट लिखा रहेगा, सरल घनी सेल है, बॉडी सेंटर्ड है या फलक सेंटर्ड है, अर्थात FCC को ही, इसी को CCP भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। अभी हम CCP नहीं पढ़े हैं, इसको और आगे पढ़ेंगे। क्लोज्ड पैकिंग इसलिए बोलते हैं इसको FCC को, क्योंकि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, संकुलन गुणांक, वो सबसे अधिक आता है 74%, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 74% कैसे आता है, क्योंकि इसके जो अणु हैं बहुत पास पास रहते हैं, इस वजह से इसका 74% आता है। तो इसी को CCP भी लिखा रहता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इनको याद रखें। इसका हिंदी में फलक केंद्रित घनी सेल होगा, इसका क्या होगा, बंद घनी सुसंकुलन या संकुलन बोल सकते हैं, जिसको हम और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको अंतः केंद्रित घनी सेल कहा जाता है, इसको सरल घनी सेल कहा जाता है। तो ये तो Z का मान इस तरीके से निकालेंगे, अर्थात इनको आपको रटना पड़ेगा 1 2 का 4 इस तरीके से, जैसे गाना वगैरह चलता है उसमें 1 2 का 4 कहा जाता है। तो ऐसे SCC BCC और FCC इस तरीके से लाइन से याद करना है आपको। m यहाँ पे है मोलर मास, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपको दिया रहेगा मोलर मास। अब मोलर मास कैसे पता करेंगे, अर्थात मोलर द्रव्यमान भी इसको कहा जाता है। जैसे मैं मान लो हीलियम बोला, तो हीलियम का अणु द्रव्यमान, चूँकि हीलियम अकेले रहता है तो मैं बोल सकता हूँ परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान उसका होता है 4 AMU, जिसको हम 11वीं कक्षा के पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर देखें। और यदि मैं उसका वजन बोलूँ तो उसका वजन होगा, अर्थात मोलर मास बोलूँ तो उसका मोलर मास के फॉर्म में मैं बोलूँगा 4 ग्राम। अब 4 ग्राम इसलिए बोला क्योंकि 1 मोल हीलियम को मैं बोल रहा हूँ,
लेकिन वहीं पे मैं 4 AMU इस तरीके से बोलूँ तो उसका अर्थ है कि मैं सिर्फ एक हीलियम की बात कर रहा हूँ। ये इसका अर्थ होता है मोलर, और इसका जो सामान्य द्रव्यमान रहता है उसका, जिसको हम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो अलग होता है और मोलर मास अलग होता है। मोलर मास अर्थात एक मोल का वजन, और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का अर्थ है कि एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का वजन। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे निकालेंगे। ये तो M का हो गया। अब A3 इसको मैं नेक्स्ट इस साइड पे लिख रहा हूँ। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब जो A3 है इसको मैं लिख रहा हूँ A3, ये है कोर की लंबाई, कोर अर्थात इनकी लंबाई, कोर की, जिसको एज कहा जाता है, अर्थात एज लेंथ है ये। अब इस यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे होगा, इसके यूनिट कन्वर्जन में, क्योंकि इसका डाटा कभी निकालना रहेगा या फिर कभी दिया रहेगा, तो वो दिया रहेगा पिकोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 1 पिकोमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन के चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं, पहले यूनिट से, जो 11th का है, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए 10 घात ऋण 12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर। सेंटीमीटर में बदलूँ तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो गुणा मैं 100 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 घात ऋण 10 सेंटीमीटर, अर्थात 1 पिकोमीटर का अर्थ इतना होगा। यहीं पे यदि मैं 1 एंगस्ट्रॉम बोलूँ तो 1 एंगस्ट्रॉम का अर्थ होता है 10 घात ऋण 10 मीटर, और सेंटीमीटर में बोलूँ तो इसका अर्थ होता है 10 घात ऋण 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से हमको एक शब्द मिल सकता है 1 नैनोमीटर, NM से, अर्थात नैनोमीटर भी बदलने वाला आ सकता है, तो इसका अर्थ होता है 10 घात ऋण 9 मीटर, और इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूँ तो 10 घात ऋण 7 सेंटीमीटर। अब हमको मीटर प्रयोग करना है सेंटीमीटर, तो हमको सिचुएशन के हिसाब से निर्भर करेगा कैसा क्वेश्चन दे रहा है। कोई मान यदि सेंटीमीटर में देता है तो सेंटीमीटर वाला यूनिट उपयोग करना है। कैसे, वो हमको घनत्व के मान या कोई भी मान से पता चल जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो। और Na इसका अर्थ तो जानते ही हैं, ये Na क्या है, एवोगैड्रो संख्या है, जिसका अर्थ 6.022 गुणित 10 का घात 23 कण होता है या परमाणु होता है, इस तरीके से। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सूत्र याद करना, और ये वाला जो पोर्शन है वो, और साथ में ये यूनिट जो कन्वर्जन है इसको प्रैक्टिस करें। बाकी ये सारी चीज़ें कैसे आती है वो यदि आप सीख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीख पाते तो भी अच्छी बात है। ये वाला ज़रूर याद रखें। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस जेड के जगह हम लिख सकते हैं ज, और एम की जगह लिख सकते हैं म, तो जम हो गया, और नीचे ये एन है और ये ए है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना। इस ए को हम इधर भी ले जा सकते हैं, तो ये जमना इस नाम से, किसी महिला के नाम के हिसाब से आप बना सकते हैं इसके नोटेशन कोडिंग करके। इसको नोट करिए, फिर इससे संबंधित हम आंकिक प्रश्न करते हैं कि किस टाइप के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अब हम क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए कि इसको कैसे हल किया जाता है, और कैलकुलेशन कहाँ पे करना है आपको, वो स्टेप को आपको देखते जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 वैरायटी क्वेश्चन लिख रखा हूँ, इसी तरीके से और 1-2 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन समाहित है। जैसे कि 3 अलग अलग वैरायटी के हैं, तीनों अलग अलग तरीके से बनेंगे। देखिए, एक धातु BCC के रूप में, BCC के अर्थ यहाँ पे है अंतः केंद्रित घनी सेल, इस तरीके से भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है, जिसके कोर की लंबाई 300 पिकोमीटर है और मोलर द्रव्यमान 50 ग्राम प्रति मोल है। तब इसका घनत्व क्या होगा। घनत्व अर्थात ये क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन को हम कर रहे हैं स्टार्ट। घनत्व अर्थात D पूछ रहा है, और घनत्व का हमने सूत्र पढ़ा है स्टार्टिंग में, क्या पढ़ा है, ZM/NA × A3। अब इस सूत्र में देखिए हमको ये D पता करना है। इस तरीके से पहले सूत्र को लिखेंगे, इसमें देखिए घनत्व लिखा है इसलिए मैं इस सूत्र को लिखा, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी उसी हिसाब से ढालना है। अर्थात क्वेश्चन को आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है। D अर्थात हमको डेंसिटी या घनत्व पता करना है। अब इसमें देखिए Z कहाँ से पता चलेगा हमको, ये देखिए एक धातु BCC, और BCC के लिए हमने Z का मान कितना निकाला था 2, SCC के लिए 1 और FCC के लिए कितना निकाला था 4। तो Z का मान यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। BCC के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हमने इस तरीके से बनाया हुआ था, हर एक कॉर्नर पे एक एक परमाणु रहता था ऐसे, और एक बीच में भी रहता था, 8 कोने पे एक एक और एक बीच में। तो इस तरीके से मैं लिखता था इसको 8 और 1/8 + 1, इस तरीके से 2 आता था कैलकुलेट करने पर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये याद नहीं रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो Z का मान यहाँ पे 2 हो गया। M का मान, M अर्थात मोलर मास, और देखिए यहाँ पे मोलर द्रव्यमान पहले से दे रखा है 50 ग्राम, तो इस तरीके से आपको सूत्र पता चलेगा 50 ग्राम प्रति मोल, अर्थात 1 मोल का मान 50 ग्राम है, ऐसा इसका। उसका नेक्स्ट क्या है इसमें Na क्या है, एवोगैड्रो संख्या, जिसको हम याद है 6.022 गुणित 10 का घात 23। ये आपको याद रखना है डाटा, ये वाला, और जो Z वाला रहता है इसको हमेशा, जो कि मैं स्टार्टिंग में जब आपको किसी भी क्रिस्टल के घनत्व अर्थात डेंसिटी के कैलकुलेशन से संबंधित इक्वेशन करा था उसमें बताया हुआ था। अब साथ में A बच गया, A अर्थात ये क्या है,
ए है कोर की लंबाई, कोर अर्थात इसको कहा जाता है कोर, जिसको एज लेंथ कहा जाता है। तो कोर की लंबाई ए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोर की लंबाई 300 पिकोमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमको इस डाटा को किस में बदलना है, 300 पिकोमीटर है तो इसको मीटर में बदले या सेंटीमीटर में, वो कैसे पता चलेगा? तो हमको इस ऊपर के डाटा से पता चलेगा। देखिए डेंसिटी तो दिया नहीं है, जेड का मान हमको याद रखना है जिसका कोई यूनिट होता नहीं। अब एम मास है, मास किस में दिया है, ग्राम में। अब ग्राम में दिया है, इस कारण इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ना कि मीटर में, क्योंकि ग्राम अर्थात CGS पद्धति से चलेगा। यदि यही चीज़ मीटर में रहता तो हम उसको MKS पद्धति या फिर SI पद्धति से इसको बनाते हैं, अर्थात जो फिजिक्स में MKS या SI पद्धति होता है उससे। हम यहाँ पे चूँकि ग्राम दिया है इसलिए इसको हम ये वाली यूनिट को सेंटीमीटर में। अब इसका देखिए 300 पिकोमीटर का अर्थ क्या होता है, 300 गुणित 10 घात ऋण 12 मीटर। 1 पिकोमीटर का अर्थ इतना हमने लिखा हुआ था, और सेंटीमीटर में बदलें तो यही चीज़ क्या बदल जाएगा, 300 गुणित 10 घात ऋण 10 सेंटीमीटर। अब मीटर देखिए, मीटर बड़ा यूनिट होता है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। तो बड़े से जब हमको छोटे में आना रहता है तो गुणा करते हैं। अब चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 होता है, अर्थात 1 मीटर होता है, इसलिए 100 का हमने गुणा कर दिया इस पर, तो ये हो गया। अब मान लो मुझे सेंटीमीटर से वापस मीटर में जाना है, तो 100 का इसमें मेरे को भाग देना पड़ता है, किसमें, सेंटीमीटर में, तब वो बदल जाता मीटर में, जिसको हमने यूनिट कन्वर्जन सेक्शन में क्लास 11 में पढ़ लिया है पहले से, वो याद रखें हम, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं इस तरीके से। तो हम ये वाला डाटा उपयोग करने वाले हैं सेंटीमीटर। पिकोमीटर डाटा रखेंगे तो कभी सही नहीं होगा, आपको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब सारे डाटा को इस मान में भरते हैं। डी बराबर जेड का मान देखिए 2, और एम का मान कितना है 50, और साथ में एन ए 6.022 गुणित 10 का घात 23 इंटू, इसको रखूँगा मैं 300 इंटू 10 घात ऋण 10। अब देखिए ये जो डी है घनत्व, घनत्व का यूनिट किस में आएगा, तो घनत्व का हमने सूत्र क्या पढ़ा है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अर्थात W/V, और द्रव्यमान को मैं किस में लिखूँगा, ग्राम में, और आयतन मतलब होता है क्यूब अर्थात घात 3 होता है। आयतन किस में रहेगा हमेशा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा आंकड़ा किस में, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, जो दूरी होता है। आयतन मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, और उनको हमेशा किस में, सेंटीमीटर या मीटर में नापा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के होते हैं अपने यूनिट सेल। तो इस तरीके से इसको मैं लिखूँगा सेंटीमीटर का क्यूब अर्थात सेंटीमीटर का घात 3। ये V की जगह हमने यही A3 लिया हुआ है इसलिए, तो ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा इसमें ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरीके से बटा के फॉर्म में करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात ऋण 3 हो जाएगा, अर्थात यूनिट को आपको भूलना नहीं है, जो भी यूनिट आपको लाना है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, आपको गणित के छोटे छोटे पहाड़ा याद होने चाहिए, जितना आपको कटाते बनता है उसको कटाते जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे 10 घात ऋण 10 है, ये 10 घात 23 है, तो ये धन में है और ये ऋण में है, तो 10 घात 23 में ये ऋण 10 घटेगा तो कितना बचेगा, सीधा सा ये 13 बच जाएगा, ठीक है, 10 घात 13। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका डाटा टोटल कितने के करीब आता है, 6.17 के करीब, अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे और डाटा इतना आता है तो फिर आपका आंसर सही है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको कैसे कटाएंगे, देखिए 10 घात 23 और 10 घात ऋण 10, ये ऋण 10 इसमें घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 घात 13, और ये बन जाएगा देखिए ये 300 और 6.022, बाकी जितना कटेगा उसको कटाते जाएंगे कंटिन्यू, तो वो आपको आंसर ये आ जाएगा लास्ट में, जब ऊपर वाले से नीचे वाले को भाग देंगे। तो इसको नोट करिए। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। ये पहले टाइप का था जो कि सामान्य प्रश्न था, जिसमें सिर्फ घनत्व ही पूछा गया था, अर्थात डेंसिटी पूछने वाले क्वेश्चन सीधे इस तरीके से एक तरीका रहता है पूछने का, जो डायरेक्ट फार्मूला पे पुटअप होता है। दूसरा है बिना डेंसिटी के, जिसको हम ये करेंगे, लेकिन डेंसिटी पूछने का एक और जो रहता है हमको दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल का घनत्व निकालने वाला, हम इसके दूसरे पार्ट में डेंसिटी निकालना ही सीखेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से, त्रिज्या का मान या फिर ए का मान ज्ञात करके। इसको नोट करें पहले। लिथियम की इकाई सेल के कोर की लंबाई, कोर का अर्थ होता है एज अर्थात एज लेंथ। एज लेंथ अर्थात ये यदि मैं क्रिस्टल बनाऊँ यूनिट सेल अर्थात, तो ये वाला जो लाइन रहता है इसको कोर कहा जाता है, या जिसको हम किनारा भी कहते थे पढ़ने के समय। कोर की लंबाई 3.5 एंगस्ट्रॉम है और घनत्व 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात सेंटीमीटर का घात 3 है। तब इसके इकाई सेल में लिथियम के परमाणु की गणना कीजिए। तो देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन, लिथियम के परमाणु की गणना हम कैसे करेंगे किसी भी यूनिट सेल में। तो हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे देखिए घनत्व दे रखा है, घनत्व अर्थात डी दे रखा है, कोर की लंबाई अर्थात ए दे रखा है। तो हम दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा हम सूत्र वही लिखेंगे हमेशा, ZM/A3 और Na। अब देखिए यहाँ पे D अर्थात क्या दिया हुआ है, घनत्व 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कोर की लंबाई दे रखी है A 3.5 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ये एंगस्ट्रॉम है, अब इसको मुझे सेंटीमीटर में रखना है कि मीटर में, वो कैसे पता चलेगा। तो इसको हम अब घनत्व का जो सूत्र है इससे पता चलेगा। देखिए ये ग्राम में है इसलिए सेंटीमीटर में है, चूँकि ये सेंटीमीटर में है मान, इसलिए इसको मुझको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 का घात ऋण 10 होता है मीटर, और
इस मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में करूँ कन्वर्ट तो 3.5 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये डाटा हमको उपयोग करना है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यदि यूनिट को बदलना यदि आपने नहीं सीखा है तो कक्षा 11वीं का यूनिट 1 लेक्चर है, उसको जरूर देखें कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट। और उसी तरीके से वैज्ञानिक संकेतन करने का भी वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देख सकते हैं कक्षा 11वीं वाले में। तो आपको बहुत मदद करेगा इस टाइप के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में। हालांकि वहाँ पे जो वीडियो का क्वालिटी है थोड़ा सा डल है, लेकिन वहाँ पे जो काम की चीज़ें वो बनाई गई हैं उसको आप इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये डी और ए हो गया ये डाटा। अब साथ में एन ए ये हमको पहले से याद है 6.022 × 10⁻23 ये एवोगैड्रो संख्या होता है, इसलिए अब कौन सा बचा जेड। अब जेड हम कहाँ से लिखेंगे, देखिए लिथियम की इकाई सेल के कोर की लंबाई ये है, घनत्व ये है, तब इसकी इकाई सेल में लिथियम के परमाणु की संख्या गणना करिए। अब हमको यहाँ पे जो जेड है इसका मान नहीं दिया गया है, ठीक है, यही चीज़ हमको ज्ञात करनी है। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। जेड का मान कैसे ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे BCC लिखा हुआ था तो जेड का मान हमको रट के हम भर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे जो हमारा यूनिट सेल है वो किस टाइप का है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ यूनिट सेल दिया गया है। लेकिन एक चीज़ पूछा गया है, देखिए इकाई सेल में लिथियम के परमाणु की गणना कीजिए। लिथियम के परमाणु की गणना हम हमेशा, अर्थात लिथियम की जगह कोई भी परमाणु रहेगा उस इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो हमेशा वास्तव में वो जेड को पूछते रहता है कि जेड का मान कितना होता है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न समझे कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कैसे बनाने हैं। तो जेड का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या बचा, एम बचा, एम अर्थात मोलर मास। अब मोलर मास हम कैसे पता करेंगे, मोलर मास सामान्य सा है, यदि बड़ा अंक है तो दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में मोलर मास दे देता है, जैसे इस केस में दिया हुआ था मोलर द्रव्यमान 50 ग्राम। अब इस केस में नहीं दिया है तो हम यहाँ पे लेकिन लिथियम दिया हुआ है और हम 11वीं क्लास में सीख के आए हैं कि यदि लिथियम है तो लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 7। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, मोलर मास पता करना है, तो मैं लिखूँगा 7 ग्राम। तो इस तरीके से जो मोलर मास है इसका मान क्या हो जाएगा 7 ग्राम। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे यहाँ तक आपको करने हैं। अब देखिए ये सारे जो डाटा है इसको मैं इस फार्मूला में पुटअप कर रहा हूँ। अब याद क्या करना है जेड, तो इसको मैं इधर कर दूँगा, ये बाकी सारे डाटा एक साथ कर दूँगा। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ जेड बराबर DA3 बटा ये क्या हो जाएगा एम। अब डी का मान यहाँ से 0.53, ए का मान क्या है, ए का मान है ये वाला 3.5 × 10⁻8, ये एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23, इसका नीचे एम अर्थात मैं 7 को इससे क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। इतना करने के बाद हमको लास्ट में ये मिलता है डाटा 19.6 × 10⁻1, इस तरीके से ये जेड का मान निकल। जेड का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन ये वाला जो डाटा है इसका पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये आएगा। लेकिन ये जो जेड का मान होता है ये कभी आता नहीं, क्योंकि हमने जेड का मान SCC के लिए 1 पढ़ा है, BCC के लिए 2 पढ़ा है और FCC के लिए 3 पढ़ा है। तो इस टाइप के जो मान आएंगे इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन करना है, साइंटिफिक नोटेशन करना है। अब कैसे करना है, देखिए ये जो दशमलव है वो उसको मुझे इधर लाना है, अर्थात दशमलव के इस साइड पे बाईं ओर मुझे ले जाना है अपने। तो बाईं ओर जब भी दशमलव को इधर खिसकाएंगे, जैसे 1 अंक खिसका रहा हूँ तो मैं 10 का गुणा कर दूंगा, ठीक है, अर्थात 10⁻1 का, और वो भी धन 1 का। तो मैं इसमें चूंकि दशमलव को इधर खिसकाना चाह रहा हूँ तो गुणा करूँगा 10⁻1 का। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ऋण 1 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 1.96। और ये लगभग किसके बराबर होता है, ये 1.96 का अर्थ होता है वास्तव में 2। और 2 जेड का मान 2 यदि आता है तो ये किस चीज़ के लिए आता है, ये आता है BCC के लिए। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है ये बनाना आप सीख गए होंगे। जेड का मान 2 हमको निकालना था, ये BCC एक्स्ट्रा था। अर्थात कभी कभी क्या है इसकी प्रकृति पूछ देता है कि जो लिथियम का यूनिट सेल है उसकी प्रकृति क्या होगी, अर्थात उसके परमाणु की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति या उसकी संख्या दोनों का अर्थ वही रहता है, क्वेश्चन थोड़े से बदल दिए जाते हैं, अर्थात घुमा के देता है। तो जेड बराबर 2 अर्थात लिथियम के परमाणु की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। उम्मीद है क्वेश्चन आप बनाना सीख गए होंगे, इसको नोट करिए। उसके बाद हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। एल्युमिनियम का यूनिट सेल घनी है अर्थात क्यूबिक है, जिसके कोर की लंबाई 405 पिकोमीटर है। एल्युमिनियम का घनत्व 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तब एल्युमिनियम की इकाई सेल की संरचना अर्थात यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा या फिर उसकी प्रकृति क्या होगी, ये पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, इकाई सेल की संरचना या प्रकृति, इसका अर्थ ये है कि जो यूनिट सेल रहता है वो SCC प्रकृति का रहेगा, BCC प्रकृति का रहेगा या FCC का, ये पूछा जा रहा है। अर्थात कैसा वो दिखने वाला है, सरल वाला दिखेगा, अंतः केंद्रित दिखेगा या फलक केंद्रित। तो अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित या सरल, इसको भी हम इसी सूत्र से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे वो देखिए, डी बराबर हम वही लिखेंगे ZM जमुना करके हमने पढ़ा हुआ था, NA और ये A³ A3। अब देखिए जेड का मान दिया नहीं है क्योंकि इसमें स्पष्ट कहीं पे लिखा नहीं है। इकाई सेल घनी है और घनी हमारे 3 टाइप के होते थे, सरल अर्थात SCC टाइप का, BCC टाइप का और FCC टाइप का। तो उन्हीं 3 में से कोई एक आएगा। कोर की लंबाई ए दिया हुआ है, कितना दिया है 405 पिकोमीटर। एल्युमिनियम का घनत्व अर्थात डी दिया हुआ है, डी कितना दिया 2.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और यूनिट सेल का स्ट्रक्चर
अर्थात यूनिट सेल का स्ट्रक्चर पता करना है। स्ट्रक्चर अर्थात वो हमको वास्तव में जेड पता करना है। जेड पता करेंगे तभी हमको पता चलेगा। जैसे जेड का मान 1 आएगा यदि, तो जेड का मान 1 आने पर एससीसी, 2 आने पर क्या होगा बीसीसी स्ट्रक्चर, 3 आने पर क्या होगा एफसीसी स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है ये कैसे बनाना है आप समझ रहे होंगे। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं मैथ्स, इसको प्रैक्टिस करें, आपके बुक में भी ढेर सारे क्वेश्चन इससे संबंधित होंगे। अब देखिए घनत्व, इसमें मैं मान रखा हूँ सीधा 2.70 बराबर जेड का मान हमको पता करना है तभी स्ट्रक्चर पता चलेगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं उसको। एम क्या है, एम है मोलर मास। अब देखिए एल्युमिनियम का कभी कभी क्वेश्चन में क्या है मोलर मास दिया रहता है और नहीं दिया रहता है तो आपको रटना पड़ता है, कम से कम 20 तक आप रटें। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है अर्थात परमाणु द्रव्यमान वो होता है 27 अर्थात 27, लेकिन हमको यहाँ पे क्या है मोलर मास जानना है। तो मोलर मास में हम हमेशा ग्राम जोड़ते हैं, तो मैं लिखूंगा उसी परमाणु द्रव्यमान के साथ 27 ग्राम इस तरीके से, और प्रति मोल अर्थात 1 मोल के लिए हम 27 ग्राम लिखेंगे और एक एटम के लिए सिर्फ 27 AMU लिखूंगा, जो कि हम 11th क्लास में भी पढ़े हैं कैसे इसको लिखा जाता है या नोटेशन को इनका। अब जेड इंटू एम क्या आ गया 27 आ गया बटा एन ए, इसका मान 6.022 गुणित 10 का घात 23 अर्थात 23 हो गया, इंटू ए का मान कितना है 405 पिकोमीटर है। अब देखिए पिकोमीटर को हमको सेंटीमीटर बदलना है, जो कि हम और पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो हम दूसरा या पहला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बदलना, ये सेंटीमीटर में कैसे बदल जाएगा 405 गुणित, अब देखिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 घात ऋण 12 मीटर। अब सेंटीमीटर का अर्थ होगा 10 घात ऋण 10 सेंटीमीटर, तो मैं गुणा कर दूंगा 10 घात ऋण 10 सेंटीमीटर का इस तरीके से। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से जेड बराबर ये हो जाएगा अपना डाटा टोटल 6.022 गुणित 10 का घात 23, और ये इधर आगे 405 इंटू 10 घात ऋण 10, और सबसे नीचे में आएगा 27। इसको पूरा हम इस तरीके से यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये हमको डाटा गुणा भाग करने के बाद टोटल इतने के करीब मिलता है 3.9 के आसपास। चूँकि ये जेड है तो जेड का जो मान होता है वो इस तरीके से 3.9 अर्थात दशमलव के रूप में नहीं होता, वो पूरा कंप्लीट अंक में आएगा। तो इसको हम मान सकते हैं लगभग, ये लगभग का निशान है, लगभग हम इसको मान सकते हैं 3.9 अर्थात 4, और 4 किस में होता है देखिए ये एफसीसी के लिए 4 होता है, इसको मैं 3 लिख रखा था, ठीक है। वो एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4, तो ये जो 4 होता है ये किसके लिए रहता है एफसीसी के लिए। अर्थात जो स्ट्रक्चर रहेगा अर्थात जो हमारा यूनिट सेल रहेगा किसका एल्युमिनियम का, वो किस टाइप का रहेगा एफसीसी टाइप का। तो हमारा आंसर ये होगा। कैसे हमने पता किया, उम्मीद है आप सीख लिए होंगे। जेड के मान के हिसाब से हम स्ट्रक्चर पता कर रहे हैं। इसमें हम परमाणु की संख्या किससे पता कर रहे थे जेड के मान से, इसमें हम घनत्व निकालना सीख रहे थे। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपने अलग अलग तरीके वाले सीख लिए होंगे। इसको नोट करिए, फिर हम और नए वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक तत्व का घनत्व अर्थात उसकी डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अर्थात घात 3 है, जो कि एफसीसी के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है अर्थात एफसीसी क्रिस्टल बनाती है। कोर की लंबाई अर्थात एज लेंथ क्या है 4 × 10 घात ऋण 8 सेंटीमीटर है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, अर्थात एटॉमिक मास पूछ दिया। तो कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ती हैं, लेकिन कभी कभी क्या है पूछ देता है एटॉमिक मास को ही। तो कैसे हम पता करेंगे, इसमें हमारा सूत्र है D = ZM/NA × 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको पता करना है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, अर्थात एटॉमिक मास पता करना है। एटॉमिक मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और जो मोलर मास रहता है उसको भी हम लोग इसी तरीके से m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो AMU होता है, और मोलर मास का यूनिट होता है वो ग्राम में होता है। वास्तव में हमको इस क्वेश्चन में यही जो m है इसका मान पता करना है। अब जेड का मान देखिए, यहाँ पे जेड का मान कैसे पता करेंगे, देखिए एफसीसी के रूप में लिखा है तो एफसीसी के लिए हम जानते हैं कि जेड का मान कितना होता है 4। घनत्व का मान दिया है D का 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्या बचा जेड हो गया, m हो गया, D हो गया। एज लेंथ कितना है इसमें 4 × 10 घात ऋण 8 सेंटीमीटर, और Na यह है एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10 का घात 23। अब देखिए जो A है जिसको कोर की लंबाई या एज लेंथ कहते हैं, या फिर इसी को किनारे की लंबाई या किनारा कहा जाता था, वो 4 × 10 घात ऋण 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको यूनिट को नहीं बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए घनत्व का मान पहले से सेंटीमीटर में दे रखा है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। अब इसमें हम मान भरेंगे, देखिए m का मान हम कैसे निकालेंगे, m बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा सूत्र बनेगा D Na A3 क्या हो जाएगा नीचे Z। अब D का मान देखिए, डेंसिटी 11.2, Na 6.022 × 10 घात 23, और A3 अर्थात सिर्फ A का मान कितना है 4 × 10 घात ऋण 8, और इसका पूरा 3 का घात है। इसके पहले जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे
उसमें मैं ये जो ए का मान लिख रहा था उसमें घात 3 नहीं लगाया था, तो उसको जरूर लगा लेंगे, क्योंकि ए का घात ये जो सूत्र है उसमें 3 है। इसका अर्थ है कि इसका मान जो रहेगा इसका टोटल का घात हम 3 लगाएंगे, जैसे इसमें लगा दिया। अर्थात इसका जब मैं गुणा करूँगा तो कैसे करूँगा, 8 या 24 और इसको 3 बार करूँगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, इस तरीके से, मतलब 3 बार 4, और ये क्या हो जाएगा, इसका सीधा इस तरीके से घात है, इस वजह से घात का घात से गुणा कर देंगे, तो 8 या 24 हो जाएगा इस तरीके से। अब नीचे जेड का मान कितना है, 4 है। तो इस तरीके से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आगे इसका हमको आंसर मिलता है लगभग 107.9। चूँकि ये एम हमको इसमें क्या निकालना था, परमाणु द्रव्यमान पता करना है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास, तो इसका यूनिट आएगा ग्राम प्रति मोल, अर्थात 1 मोल का मान इतना लगभग आता है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं 108। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 10 का घात 23 हो गया और 8 या 24 हो गया, 10 घात ऋण 24, तो ऋण 24 में 23 गया, कितना आएगा, 10 घात ऋण आएगा, क्योंकि घटेगा इसमें, और बाकी उस हिसाब से इसको गुणा करके भाग देंगे तो इसलिए ये मान आ जाएगा, जिसका मान 108 ग्राम है। अब हमको परमाणु द्रव्यमान पता करना था, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान का हम यूनिट लिखते हैं AMU में, तो मैं इसको लिखूँगा 108 AMU, अर्थात हमारा आंसर ये बनेगा, ना कि ऊपर वाला। ये तो हम निकाल रहे हैं मोलर द्रव्यमान, और उसी की सहायता से मान वही रहते हैं। मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का मान, और परमाणु द्रव्यमान मतलब 1 परमाणु का, अर्थात 1 कण का मान, और 1 कण का मान हम AMU के रूप में दर्शाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। फिर हम लास्ट 5वां टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये जो ए का मान है इसको ज़रूर इस तरीके से पूरा क्यूब के रूप में कर लें, जैसे मैं इस क्वेश्चन में कर रखा हूँ, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5वां टाइप का। प्लेटिनम का घनत्व 2.19 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी संरचना फलक केंद्रित अर्थात FCC है, फलक केंद्रित अर्थात फेस सेंटर चालक की होती है। यदि प्लेटिनम का परमाणु द्रव्यमान 195 AMU हो तो इसके इकाई सेल के एक भुजा की लंबाई की गणना कीजिए। अब ये कैसे निकालेंगे, ये अपना 5वां टाइप का क्वेश्चन, सेम वही लिखूँगा मैं, DZM/NA और A⁻3। अब देखिए घनत्व कितना दिया है, घनत्व D का मान दिया हुआ है 2.19 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। M का मान दिया हुआ है, M अर्थात परमाणु द्रव्यमान वास्तव में 195 AMU दिया है, लेकिन हमको इसके जगह 195 ग्राम लेना है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान दिया है लेकिन हम मोलर द्रव्यमान हमेशा उपयोग करते हैं सूत्र में, इसलिए हमको इस मान को ना लेकर के इस यूनिट वाले मान को लेना है। इसको आपको बदलना सीखना होगा, जैसे इसके पहले में हमने बदला था। हमारा मान किसमें ग्राम में आया था, उसको हमने AMU में लिखा था, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान पूछा था, मोलर पूछता तो हम ग्राम में है, लेकिन यहाँ पे हमको जो प्रश्न है उसमें सब मोलर बनाना पड़ता है, इसलिए AMU यूनिट रहेगा, उसको हम हमेशा ग्राम में बदल लेंगे। NA इसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। जेड का मान कितना, देखिए घनत्व इतनी है, फलक केंद्रित अर्थात FCC, तो FCC के लिए 4 होता है। अब निकालना क्या है, एक भुजा की लंबाई अर्थात इसके कोर की लंबाई पता करनी है, तो A का मान पता करना है हमको। अब इस सूत्र के हिसाब से A का मान हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो A का मान हम इस A3 के द्वारा पता करेंगे। इस सूत्र में सारे मान रख रहे हैं, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और हम इसको कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, A3 बराबर, देखिए जेड का मान कितना है 4, M का मान कितना है 195, मतलब इसका गुणा बट्टा 6.022 × 10⁻23, और ये वाला D यहाँ आ जाएगा, ये इसको यहाँ भेज रहा हूँ तो सूत्र में, तो D का मान कितना है 2.19। अब इस तरीके से करेंगे, करने के बाद क्या है, जो भी गुणा भाग करेंगे उसके बाद हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी मान आएगा उसको इसके अंदर रख के हम इसको 1/3 कर देंगे, ठीक है। अर्थात इसका हम एक प्रकार से घन मूल्य निकालेंगे, इस साइड जो आएगा उसका, तो इसका आंसर लगभग इतना आता है 3.8 एंगस्ट्रॉम। इसमें कैलकुलेशन में बहुत मेहनत लगता है, तो इसको गुणा भाग करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और इस बहुत टाइम लेने वाला क्वेश्चन रहता है। तो अभी आपको सिर्फ सीखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है और कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 वीडियो रहेगा उसमें हम कोई भी जो यूनिट सेल रहता है उसके एक एटम से दूसरे एटम के बीच का दूरी, साथ में हम त्रिज्या पता करेंगे, और दूरी के अलावा उस दूरी के माध्यम से हम जो यहाँ पे घनत्व अर्थात डेंसिटी पता कर रहे हैं वो हम पता कर पाएंगे। थैंक यू।